हेलो स्मार्टर्स फ्रेंड। तो फाइनली बहुत 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 डिमांड के बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन की लॉजिक की वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद ही कमेंट करोगे कि क्या बात है सर, मज़ा आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है आरसी का ट्रेंड क्या है, और फिर देखेंगे कि टाइप ऑफ पैसेज के कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज होते हैं। इंस्ट्रक्शन देखेंगे जो कि मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि एजम्पशन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, कोरोलरी हो गया। तो ये सब चीज़ जो है आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस देखी, वो पैराग्राफ में बता देते हैं कि पीडीएफ्स भी देखी हैं, एकदम शॉर्ट में नहीं बता रहे कि कोई एक्चुअली में है क्या चीज़ वो। तो वो देखेंगे हम लोग। और इसके बाद आप सब लोग का फेवरेट पार्ट, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक भी किया होगा, देख भी रहे हो, वो है लॉजिक्स और ट्रिक्स। उसको देखेंगे और कसम से मज़ा आ जाएगा। और जैसा कि आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा आपको वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग को लिखना है यहाँ पर आई विल क्लियर सी सेट। इस बार आपको सी सेट लिखना है, आई विल क्लियर सी सेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, सी सेट हो ही नहीं रहा है क्लियर, जीएस हो जाता है बस, आपका जो है सी सेट नहीं हो पाता है। तो आप लोग को कमेंट करना है आई विल क्लियर सी सेट। ओके। और साथ ही साथ वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। अगर आप लोग आपके एक शेयर से उन लोगों की हेल्प हो सकती है जो लोग एक या दो तीन मार्जिन से रुक रहे हैं सी सेट में, क्योंकि सी सेट का जो गिल्ट रहता है ना, वो साल भर रहता है कि आप जीएस में क्लियर कर पा रहे हो, बस सी सेट में क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है ना मेंस के लिए भी एकदम शानदार शानदार चीज़ें आने वाली हैं। ऐसी चीज़ें आएंगी जो यूट्यूब पे और कहीं पेड में भी नहीं करवा रहा है। तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। आप हमारे चैनल से जुड़ के आपको कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्टिव ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रेंड के बारे में। तो देखो, अभी तक अगर हम लोग 3 साल का ट्रेंड देखें तो 3 साल के ट्रेंड में हमारे एवरेज देखें तो 27, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखो तो हमारे 25 से 26 क्वेश्चन तो हमारे कॉम्प्रिहेंशन से आते ही हैं। तो मतलब कि अब अपने आप में देखो कि जो कॉम्प्रिहेंशन अकेला ही है वो 67 मार्क्स, मतलब कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स जो है वो रखता है। पैसेज अकेले से ही आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। बट आपको पता ही है ना कि जो है 27 जो है आप पैसेज हमेशा राइट नहीं कर सकते। जब पूरी कोचिंग वाले पूरे अपने टीचर्स को लगाने के बाद वो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज जो हैं वो सही नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग कर लेंगे क्या? नहीं। अगर मान लो कि अगर आप 20 पैसेज भी सही करते हैं या 20 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आप 50 मार्क्स आराम से ला सकते हो, जो आप कर सकते हो। ये एक्यूरेसी आ सकती है। 20 पैसेज, बहुत सारे लोग 20 पैसेज आराम से सही कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग की तो एक्यूरेसी इतनी अच्छी रहती है कि वो 25 पैसेज भी जो है सही कर सकते हैं, सही हो जाते हैं लोगों के, और किए भी हैं लोगों ने। ये स्किल डेवलप हो जाती है। और ये आपका 62.5 मार्क्स जो है वो रखता है। तो मतलब आप समझ पा रहे हो इस वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि आपका जो सिर्फ पैसेज है वही आपको जो है ना कट ऑफ के पास ले जा सकता है। तो आप लोग को पैसेज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये मैं क्वांट वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिन लोगों का क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, सिर्फ उनका आरसी और रीजनिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोग जो है ना, अगर 20 प्लस भी अगर आप सही कर लेते हैं ना, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स आपके आ जाते हैं। उसके बाद आरसी और थोड़ा सा एक दो नंबर सिस्टम से अटेम्प्ट करके, और जो आपका रीजनिंग है उससे आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो अब ये देखते हैं कि हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। देखो, हमारा जो पेपर है ना उसमें कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि आसान पैसेज होते हैं, जिनको आप आराम से जो है ट्रिक अप्लाई हो जाती है, आराम से जो है आप ट्रिक से उसको कर सकते हो। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आपके पूरे पैसेज जो है ट्रिक से अप्लाई हो जाएंगे या सब में लॉजिक्स वगैरह अप्लाई हो जाएगा। तो देखो, वो लोग जो लोग जो ना इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको ये नहीं पता रहता है कि आखिर जो है कहाँ पर लॉजिक लग रहे हैं, कहाँ पर लॉजिक नहीं लग रहे हैं। वो लोग जो है ना जाके फिर बाद में क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि लॉजिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं पैसेज में, वहाँ पर बैकफायर कर जाते हैं। आपने उसमें पीवाईक्यू में प्रैक्टिस किया है क्या? नहीं किया है ना। मैं अभी उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी करवा रहा हूँ सब लोग को प्रैक्टिस, वो कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कहाँ पर लॉजिक हो रहा है अप्लाई, कहाँ पर लॉजिक नहीं हो रहा है अप्लाई। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर डायरेक्ट एग्जाम हॉल में करोगे तो बैकफायर करेगा ही ना। तो प्रैक्टिस करना होता है इसके लिए। तो 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान से आप आराम से जो है लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, बिना पैसेज भी पढ़े, कई बार, मैनी टाइम। तो आप जो है ना कम से कम 35 मार्क्स तो यहाँ से ले लिए, 35 प्लस मार्क्स हो जाते हैं। तो जब भी आप ये इतने लॉजिक्स वाले जो पैसेज हैं वो आइडेंटिफाई कर लो, तो इनको ना तुरंत फिल कर लो, ताकि आपके माइंड में ये सिक्योरिटी आ जाए कि हाँ, मैंने 35 मार्क्स तो मेरे को श्योर शॉट मिल ही गए हैं। ओके। फिर उसके बाद क्या करना है आपको,
अपने सबसे पहले टफ और जो आपके टफ हैं या जो इजी वाले हैं उनको ना, जिनको दोबारा रिव्यू करना है, टफ है और जो इजी हैं इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यार ये पैसेज इजी है, मैं इसको पहले बाद में अटेम्प्ट करूंगा, या कोई पैसेज बहुत लंबा है इसको मैं बाद में देखूंगा, जिसमें मेरा लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है तो मेरे को पैसेज देखना पड़ेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ओएमआर अच्छे से फिल करिए। बहुत सारे लोग ना सी सेट में बस करते जाते हैं करते जाते हैं, तो एक्चुअली टाइम भी बहुत कम बचता है, तो आखिरी में जो है वो ओएमआर भरते हैं। जब उसके कारण क्या होता है, काफ़ी सारे बबल फिल करना ही भूल जाते हैं, मतलब और टाइम खत्म हो जाता है, बबल फिल नहीं कर पाते हैं और वो फिर जल्दी से ओएमआर ले लेते हैं। तो समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको नहीं, मतलब आपको ये गलती नहीं करनी है। और एक चीज़ और, पूरे पेपर में ना होप बना के रखना है। होप क्या होता है ना कि अपन लोग पेपर पहले ही पेपर देख लेते हैं सी सेट का, कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करना, तो फिर क्या होता है कि हम लोग धीरे 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 क्या होता है, जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना तो अंदर से एक इंट्यूशन कहने लगता है कि अब तो हमारा नहीं होगा, अब तो हमारा जो है ये सी सेट क्लियर नहीं होने वाला। तो ये वाला थॉट है ना, इसको तुरंत किल करना है वहीं पे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़। कभी भी अगर आपका जो पेपर होता है ना उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जीएस का भी होता है, क्योंकि जीएस का पेपर कभी कभार किसी लोग का बेकार जाता है, तो फिर उन लोग का ना एकदम मूड ऑफ हो जाता है कि सी सेट का पेपर दें या नहीं दें। तो वो वाला जो माइंडसेट रहता है ना, वो वाला माइंडसेट भी आपके सी सेट के पेपर को इम्पैक्ट कर देता है। तो वो वाला माइंडसेट लेके नहीं चलना है। जीएस का पेपर गया तो गया, वो भूल गया, वो भूतकाल था, वो उसको भूल जाओ। तो सी सेट में एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के लिए साथ आपको बैठना है, और ये ध्यान रखना है कि हाँ अब मेरा होगा, कैसा भी पेपर आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, मैंने इनफ तैयारी करी है और होगा। ये माइंडसेट रखना पड़ेगा आपको होप रखनी पड़ेगी कि हाँ मैं पेपर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये माइंडसेट रखोगे ना तो आपका आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पूरा खेल माइंडसेट और कॉन्फिडेंस का ही है वहाँ पे। तो ये भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो कैसे अप्रोच करना है ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो है हमारा ट्रेंड। तो ट्रेंड से हमको क्या पता चला कि पैसेज अपने आप में ही बहुत बहुत ह्यूज पार्ट जो है वो रखता है। चलो अब बात करते हैं हम लोग कितने टाइप के पैसेज होते हैं। तो देखो जो पैसेज होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं। जैसे कि आपका हो गया इन्वायरमेंट में वो कई बार जो है इन्वायरमेंट में कई बार जो है कंजर्वेशन से रिलेटेड पैसेज पूछता है। ओके। और उसमें कोई अल्टरनेट एनर्जी है, कोई रिन्यूएबल एनर्जी है, या कोई सी भी एनर्जीज के बारे में आ रहा है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पूछता है। पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कई बार पूछता है। और ये जो इन्वायरमेंट के जितने भी टाइप के होते हैं ना, यहाँ पे बहुत लॉजिक वर्क करते हैं। आप लगा के देखना, मतलब मैं बिल्कुल वो एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको पूरे जितने भी पैसे जा रहे हैं सब में लगाना है लॉजिक्स लगाने का तरीका होता है। जो आपने देखा होगा कि मैंने लॉजिक्स की ट्रिक्स की जो वीडियो बनाई है उसमें भी कहाँ कहाँ पर रेशियो बताया था कि आखिर कहाँ पर लॉजिक्स आपको ज़्यादा लगाना है, कहाँ पर कम लगाना है। पॉलिटी में लॉजिक्स कम लगते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान ध्यान दे के लॉजिक्स लगाना है। एनवायरनमेंट पे ज़्यादा लगते हैं तो वहाँ पे लॉजिक्स लगाओ। वैसे ही इसमें भी आते हैं। आप देखोगे कि सोशल इशू से, सोशल सेक्टर से रिलेटेड आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट स्कीम, जो सोशल कैपिटल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड पैसेज आ जाता है कोई भी आपका, जेंडर इशू से आ जाता है, पेट्रियार्की से रिलेटेड जो आता है आपका, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड आते हैं जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछ लेगा कहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, और आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड होगा। जिन लोगों ने पैसेज लगाए हैं ना पीवाईक्यू, वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मैंने ये किस तरीके से जो है ये क्लासीफाई किया हुआ है। इसके बाद पॉलिटी में जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, डिप्लोमेसी से रिलेटेड और फिलॉसफी से रिलेटेड आता है। कई बार क्या होता है कि कुछ अलग ही एजम्पशन कर लेता है वो चीज़ें, किसी को कैरेक्टर से रिलेटेड पैसे दे देता है। तो ये इस टाइप के पैसेज आते हैं ताकि आपके माइंड में भी रहें कि हाँ हम लोग को सब्जेक्ट रिलेटेड भी आते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर अपना जीएस का नॉलेज भी लगा सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीएस का नॉलेज वर्क नहीं करता है, तो इसमें जीएस का नॉलेज नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ जो है आपका पैसे से पढ़ के लगा देना चाहिए। तो मैं इस बात को काउंटर करता हूँ, मैं इस बात पे पूरा एग्री नहीं करता हूँ। अब मान लो कि जैसे कि कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अब वो यूपीएससी ये आंसर तो नहीं देगा ना कि आप लोग बहुत सारी जो है पॉल्यूशन फैलाइए, नदियों को जो है और पॉल्यूटेट करिए, या इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में लगा दीजिए। ये यूपीएससी ऐसा आंसर देगा आपको? जबकि आपका जीएस का नॉलेज क्या कहता है कि ये सब चीज़ नहीं लगानी है। मतलब यूपीएससी कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो वो उससे आपसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ही पूछेगा ना। वो यही बताना चाहेगा कि हाँ इससे जो आंसर निकल रहा है वो आखिर क्या निकल रहा है।
तो पैसेज जो होते हैं वो पैसेज में जो जीएस का नॉलेज लग रहा है वो क्यों नहीं लगेगा आपका? जैसे जीएस के नॉलेज उसमें कॉमन सेंस लगाते हैं वही कॉमन सेंस आपको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, वो होता है। तो ये कॉमन सेंस और जीएस का बैकग्राउंड का जो नॉलेज है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप जो ऑफिसर बनने वाले हो वो हमेशा आप एक सस्टेनेबल को सपोर्ट करने वाले होगे। आप जो है पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप वहाँ पे सर्विस करने के लिए जा रहे हो। वहाँ पे किसी भी नेगेटिव थॉट को या जो एक्सट्रीम थॉट है उसको आप अलाउ नहीं करोगे। तो अब कोई भी पैसेज जो है वो क्यों अपना आंसर जो है वो इस वे में देगा कि वो एक नेगेटिव नेगेटिव आंसर हो। ओके, तो समझ रहे हो ना कि कैसे जीएस का नॉलेज लगाना है हमको यहाँ पर, कि कोई भी एक्सट्रीम चीज़ बोल रहा है और वो किस तरीके से बोल रहा है, बहुत सारे एक्सट्रीम, बट अभी मैं आगे लॉजिक बताने वाला हूँ ना, आप खुद ही समझ जाओगे। ओके, तो चलो, तो ये जो है इतनी, ये जो है आपके इस टाइप के पैसेज होते हैं। तो आपको पैसेज के टाइप समझ में आ गए। तो अब हम लोग जो है कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है सारे इंस्ट्रक्शन, एजम्पशन हो गया, जो कोरोलरी हो गया आपका, तो इनको बहुत ध्यान से सुनना। बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, मेरे तो समझ में नहीं आया, बट जो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डिस्कस करके अपने फ्रेंड लोगों से, तो मैंने ये बनाया है। ठीक है, समझो, ध्यान से सुनो। अब जैसे देखो कि कहीं पर भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एजम्पशन बेस्ड आते हैं। तो एजम्पशन का मतलब क्या होता है? देखो, एजम्पशन में जो है इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व धारणा। जैसे समझ में आ रहा है ना, पूर्व धारणा मतलब कि पहले से बनाई हुई धारणा। मतलब कि आप ये समझिए, प्री बिलीव्ड आइडिया, कोई भी ऑथर है उसके पहले से क्या सोच के रखा है, मतलब अगर वो पैसेज लिखने जा रहा है ना तो वो क्या सोच रहा था अपने माइंड में, वो वाली धारणा, उसको एज्यूम बोलते हैं। और वही चीज़ हम लोग को पैसेज में फाइंड करनी पड़ती है। अब इसमें होता क्या है कि इसका जो आपको आंसर है ना वो डायरेक्ट पैसेज में नहीं मिलेगा। ध्यान रखो, बहुत सारे लोग ना पैसेज में ढूंढते हैं, इसका डायरेक्ट नहीं मिलेगा। पैसेज से जो आप क्रक्स निकाल रहे हो, मतलब पैसेज से जो आपको समझ में आ रहा है ना कि आखिर ये जो पैसेज लिखा है इसके पीछे सोचा क्या होगा, क्या सोच रहा होगा वो ये ऑथर, तो ऐसे सोचो। ओके, मतलब कि आप खुद सोचो कि आप अगर ये पैसेज बना रहे होगे तो आपने किस चीज़ को माइंड में रखा होगा अपने, तो वो चीज़ ऐसे सोचो, तब वो एज्यूम करना। तो ये जो रहता है ना वो लॉजिकल होता है। ये जो आपका रहता है ना ये लॉजिकल होता है, रैशनल होता है और बेसिक आंसर होता है। मतलब जो है आपका रैशनल रहेगा, लॉजिकल रहेगा, और ये जो है पैसेज में से नहीं बनेगा, और जो है क्लियरली जो है आपको एज्यूम करना है इसमें। अब ये देखो कि अब कोई भी जैसा पैसेज है तो उसमें ना थर्ड वर्ल्ड की चीज़ ना आपको एज्यूम नहीं करनी है। मतलब इसमें आपको एज्यूम नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑथर ने क्या एज्यूम किया है, और ऑथर ने क्या एज्यूम किया होगा वो थर्ड वर्ल्ड का नहीं होना चाहिए। अब थर्ड वर्ल्ड क्या है? थर्ड वर्ल्ड मतलब कि मान लो कि कोई पॉलिटी से रिलेटेड कोई जो है आपका वो है, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड आपका टॉपिक है, या पॉलिटी में एक पर्टिकुलर टॉपिक है डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई आ गया, तो अब आपको थर्ड वर्ल्ड में नहीं जाना है, मतलब कि डेमोक्रेसी को छोड़ के किसी और के बारे में एज्यूम नहीं करना है। मतलब पॉलिटी पूछ रहा है और आप एज्यूम ज्योग्राफी कर रहे हो, मतलब क्या बात है फिर? ये तो फिर तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है ना। तो एज्यूम मतलब कि वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना उसी के बारे में एज्यूम करना है। यहाँ पे लगाओ अपना जीएस का नॉलेज, कि अगर वो जीएस का कोई टॉपिक पे पूछ रहा है तो उसमें वो एज्यूम क्या कर रहा होगा, यहाँ पर आपको नॉलेज नॉलेज जो है जीएस वाला लग जाएगा। समझ रहे हो? एज्यूम करना है बट थर्ड वर्ल्ड नहीं, मतलब कि उस टॉपिक से भटकना नहीं है, उस टॉपिक से बाहर का नहीं सोचना है, दूसरे और बाहर का टॉपिक नहीं सोचना है। मतलब कि पॉलिटी में अगर पर्टिकुलर वो टॉपिक दिया है ना, उस अपने जीएस का नॉलेज लगाओ कि उस टॉपिक के रिलेटेड आपने क्या क्या सोचा होगा, बस। समझे? थर्ड वर्ल्ड का नहीं सोचना है। हम लोग क्या करने लगते हैं, बाहर का सोचने लगते हैं। ओके, वो चीज़ नहीं करना है। इसके बाद कोरोलरी, इसमें इसमें क्या होता है ना कि कोई भी पैसेज रहे तो उसमें जो आंसर जो रहता है ना वो मोस्टली इमीडिएट एक्शन वाला रहता है। ये पूछता है कि आखिर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखो कि कोई भी अगर सिचुएशन है, बेसिकली कोई भी कंडीशन है या कोई भी सिचुएशन है, वो रिजल्ट होती है किसी और सिचुएशन की। मतलब कि मान लो एक एक कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, ये कोई इवेंट हुआ है, लेकिन ये इवेंट किसके कारण हुआ है, मतलब कोई भी ना कोई एक इवेंट हुआ होगा, इसका रिजल्ट निकला है ये कंडीशन, ठीक है। एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन की रिजल्ट है, बस यही होता है, और उसी में ही वही आंसर निकलता है आपका। तो इसमें ना डायरेक्ट रिजल्ट की बात करता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो कि यहाँ पर जो है ना फ्यूचरिस्टिक एक्शन की बात नहीं करता है, मतलब कि कोई भी ऑप्शन बोले कि वो फ्यूचरिस्टिक में ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ना डायरेक्ट रिजल्ट की बात करी जाती है। अब जैसे देखो, जो मोस्टली पैसेज होते हैं ना कोरोलरी से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं।
वो प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं, वो पैसेज रखेंगे तो उस प्रॉब्लम का ना आपको इमीडिएट सोल्यूशन वाला आंसर लगाना है। जो इमीडिएट सोल्यूशन रहेगा ना वही आपका आंसर रहेगा। ज़्यादातर यहाँ पर ना फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है। फ्यूचरिस्टिक किसमें होता है, ये आपका ये यहाँ पर ये जो आपका ये इम्प्लीकेशन हो गया, इम्प्लाइड हो गया, या इम्प्लाई बोलता है। तो यहाँ पर आपका फ्यूचरिस्टिक चीज़ होती है। कोरोलरी में आपका फ्यूचरिस्टिक नहीं पूछता है। ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो, पैसे जब सॉल्व करते हो ना तो बस यही क्लियर होना चाहिए। ओके, तो कोरोलरी में क्या होता है कि कोई पैसेज पढ़ा, उससे प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम का जो इमीडिएट सॉल्यूशन है वही आपका आंसर होता है जनरली। अब ये मैसेज क्रक्स अभी समझना, पहले समझ लो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, कोई भी आंसर है वो क्या होगा, वो आंसर तभी होगा कि कोई कॉज है, उसकी प्रॉब्लम है, उसका जो इफेक्ट है वही आंसर होता है। मतलब कि मान लो कोई पैसेज में कोई कॉज है ने प्रॉब्लम वगैरह बताई है, आखिर उसका इफेक्ट क्या हो सकता है वही उसका आंसर होगा। अब जैसे कि इसमें जो है ये वही लिखा है कि फ्यूचर में क्या इम्पेक्ट होगा, ये फ्यूचरिस्टिक होता है, ये जान लो। अब एक वर्ड और यूज़ होता है इम्प्लाइड, ये स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो इम्प्लाइड है और इम्प्लाई दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कम होता है, बट ऑलमोस्ट जो है इम्प्लीकेशन के वजह जैसा ही होता है। इसमें ना सजेस्टिव टोन वाले जो आंसर सही होते हैं, इनडायरेक्ट मैसेज होता है दोनों में, इनडायरेक्ट मैसेज जो होता है वही आंसर होता है। समझे। इसके बाद आता है इन्फ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब मतलब आपकी परछाई। प्रतिबिंब क्या होता है, परछाई। तो इसमें क्या होता है, ये जो इन्फ्रेंस वाले जितने भी है ना उसमें आपके रूल, एक्सट्रीम वर्ड वाले जो रूल है ना वो लग जाते हैं। देखो अगर इसको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी थोड़ी देर के लिए बढ़ा लीजिए, और मैं जो बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इसमें ना जो इन्फ्रेंस का जो आंसर है ना उसका ना टोन मैच होना चाहिए, जो पैसेज में जो कहना चाह रहा है ना वो टोन जो है वो आपके पैसेज में जो है मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रही है तो समझ लेना वहाँ पर झोल है, तो वो यूपीएससी झोल करता है कुछ क्वेश्चन में, तो समझ जाओ। ओके, फिर इसके बाद जो है इन्फ्रेंस में ना फाइनल कंक्लूजन बताना होता है, और वो कंक्लूजन जो होता है ना वो एविडेंस के बेसिस पे होता है। समझ रहे हो, वो जो कंक्लूजन होता है वो एविडेंस के बेसिस पे होता है, और इसी में जो इन्फ्रेंस वाला है ना इसमें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। ध्यान रखो, पैसेज से बाहर नहीं जाना है। जैसे एज्यूम में तो पैसेज से थोड़ा सा बाहर चले जाते हो, बट इन्फ्रेंस में आपको पैसेज से बाहर नहीं जाना है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना है। फाइनल कंक्लूजन निकालना है, एविडेंस के बेसिस पे करना है, टोन को समझना है, बट एजम्पशन जैसे नहीं, ठीक है। एजम्पशन और ये इन्फ्रेंस, ये इसमें बहुत फ़र्क है, ये माइन्यूट सा फ़र्क है, समझ गए। ओके, चलो इसके बाद अब आते हैं फाइनल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक असर्शन भी देख लो। असर्शन में जो है एक सॉलिड स्टेटमेंट वाला जो है वही आंसर होता है। अब बात करते हैं समरी के बारे में, ठीक है। समरी में क्या होता है, जो पैसेज है वो पैसेज का मेन आइडिया क्या है वो एक पॉइंट में बता देता है कि हाँ मेन आइडिया जो है। तो इसमें क्या होता है कि जो है क्वेश्चन को पहला पढ़ना, जब भी समरी वगैरह पूछे तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस को टोन में क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद ना पैसेज को पढ़ना, फिर आप जो है ना समरी निकालने में आसान होगे। इसकी ट्रिक यही है कि फर्स्ट लाइन पढ़ो और लास्ट लाइन पढ़ो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको वहीं पर समअप मिल जाएगा, समरी जो है वो मिल जाएगी। अब यूपीएससी क्या करता है, यही समरी को ना अलग अलग नाम से पूछता है। जैसे बोलेगा कि समअप बताओ, क्रक्स क्या है, ये यहाँ पर जो क्रक्स लिखा हुआ है ना, क्रक्स क्रूशियल मैसेज, जो निर्णायक संदेश मतलब मर्म पूछ रहा है, लॉजिकल और रेशनल होता है। और इसमें सेंट्रल आइडिया पूछता है, मैसेज ऑफ ऑथर क्या है, क्रूशियल मैसेज, क्रिटिकल मैसेज ऐसा पूछ लेता है, और अंडरलाइन द टोन ये वर्ड यूज़ करता है। और भी होते होंगे मेरे को नहीं पता, बट मेरे को जितने मिले हैं ये आप समझ गए होंगे। उसके पीछे ये जानिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर डोंट से क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या होता है कई बार कुछ पैसेज में ना एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहा होता है, तो हमको लगता है कि वही जो है समरी होगी इसकी या समअप होगा। तो कई बार क्या होता है वो नहीं होता है, कई बार बात बता रहा हूँ कि नहीं होता है। तो एक बार ना पैसेज की टोन को समझिए कि आखिर वो समरी क्या हो सकती है, देन आंसर पर जाइए। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होता है जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन बार बार वर्ड यूज़ करा तो हो सकता है वही आंसर होगा, वही समरी होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना वो कुछ ऐसे वर्ड को बार बार यूज़ करता है, तो हमारा माइंड वहीं पे चले जाता है कि वही समअप होगा, वही जो है आपका वो होगा। तो वो उस चीज़ों में ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा बस। ओके, समझ गए। तो आई होप जो है ये वाला जो है ना मैं अब सबसे सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है आपको। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, बट मेरे को जिस तरीके से मैं समझाया हूँ तो आई होप मैं सक्सेसफुल रहा हूँगा आपको ये सारी चीज़ें
क्लियर करवाने में। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये ज़रूरी भी था क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन। चलो ये हो गया हमारे इंस्ट्रक्शन। अब हमारा जो है इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो चलो उसको देखते हैं, ट्रिक्स एंड लॉजिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग हमारे वीडियो में हमारे चैनल में 4 वीडियो डली हुई है। उसमें है हमारे ये लॉजिक्स वाली, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज, ऑप्शन रिलेटेड, रॉन्ग स्टेटमेंट और राइट स्टेटमेंट वाली ट्रिक देखी थी। ओके, तो वही लॉजिक्स ना यहाँ पर भी वर्क करेंगे कुछ, जैसे कि राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाले तो यहाँ पर आपके वर्क करेंगे ही। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये एक्सट्रीम वर्ड, रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक। रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक वो होती है जिसमें स्टेटमेंट को हमको रॉन्ग मानना होता है, समझे? तो यहाँ पर ये जितने भी ना वर्ड्स हैं ना, इनको रट लीजिए। ये कहीं पे भी देखो, ये PYQ से निकालेंगे, अलग से जो है इन्वेंट नहीं किए हैं, सारे PYQ में ही है। और ये मैंने फैक्ट के साथ सारे क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, वो वाले आप देख लेना बाद में, ठीक है, उसमें। और हाँ, अब ये जो है अपने इससे क्या बोलते हैं, CSET से कौन कौन से निकाले वो देख लेते हैं। जैसे कि देखो, जैसे बोले वो नो सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है भाई, तो वो जो होगा ना वो रॉन्ग होगा। मेनली वर्ड यूज़ करे कई बार तो वो रॉन्ग होगा, लेकिन मैनी रीज़न मैनी रीज़न बोले तो वो पॉसिबिलिटी शो करता है, तो वो सही होगा। ओके, वो बोले नॉट येट रेडी, ये वर्ड यूज़ करे कई बार, 100% रिजल्ट हो जाएगा, वेरी ह्यूज, वेस्ट बे, यही बेस्ट तरीका है, ओवरऑल, फंडामेंटल, ये वर्ड यूज़ करे, फाइनली लीड टू, ये वर्ड यूज़ करे। तो जहाँ पर भी ये वर्ड देखो ना, उसको कटा खट खट कर दो। ओके, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि पैसेज वगैरह पढ़े बगैर भी ये कर सकते हो, कुछ कुछ ईजी वाले, उसमें सब में नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ कुछ ईजी वाले में ये डायरेक्ट वर्क करती हैं। और ये जो कीवर्ड है ये PYQ से ही निकाले हैं, उन्हीं क्वेश्चन से निकाले हैं जो रॉन्ग बताए हैं। जैसे कि इग्नोर वाई बोले, कहीं डैश डैश डैश, इसके द्वारा जो है इग्नोर करा जा रहा है। ग्रेट, ग्रेट इंपॉर्टेंस, अनलाइकली, ऑफन। देखो जो ऑफन वर्ड है ना, ये राइट होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर ये जो है ना, ऑफन को काट दो आप, ठीक है, ऑफन वर्ड वाला राइट होता है। इसके बाद इम्पेरेटिव, इनएबिलिटी, जो है इनवेरिबली। और एक चीज़ और जान लो, जो शैल होता है या शोले बोले या जो मस्ट बोले, ये तीनों ना इक्वली साउंड करते हैं। ये तीनों मतलब होता है, तीनों का मतलब ये होता है कि करना ही पड़ेगा भाई, एनी हाउ तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। समझे? समझे रे? समझ रहे हो? चलो, रॉन्ग स्टेटमेंट में कि कोई भी एक्सट्रीम वर्ड हो, इलॉजिकल बात करे, असर्टिव बात करे, इनअप्रोप्रिएट हो फ्यूचर के लिए, फीचर्स हो उसका, या बड़ी बड़ी फेंके कहीं पर, मतलब कोई स्टेटमेंट फेंकते हैं ना, आपके भी कुछ दोस्त होंगे बड़े बड़ी फेंकते हैं, तो वैसे ही स्टेटमेंट भी जो है ना कुछ कुछ बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि बस ये एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, ये एकदम बस पॉपुलेशन को ख़त्म कर लो तो ये प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाएगी, बस। और क्या, समझ गया? तो ये होगी रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक। अब राइट स्टेटमेंट ट्रिक, जिसमें ये वर्ड्स है ना, इनको राइट मानना होता है, बट उसके साथ एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो जनरली वो रॉन्ग होते हैं। अब इसमें भी कुछ वर्ड एक्स्ट्रा मिले हैं, जैसे कि नॉट इम्पॉसिबल, नीड ऑफ द आवर, ये बोले कि ये पॉसिबल। देखो नॉट इम्पॉसिबल का मतलब ही क्या होता है, देखो नॉट लगा के वो कंफ्यूज करना चाहेगा UPSC हमको। नॉट इम्पॉसिबल का मतलब ही होता है पॉसिबल। नॉट इम्पॉसिबल मतलब कि वो इम्पॉसिबल नहीं है, तो क्या है, वो पॉसिबल है। तो ये क्या कह रहा है, टोन समझो, टोन, हम लोग को कैसे कंफ्यूज किया जा रहा है, कैसे गुमराह किया जा रहा है UPSC द्वारा, समझ रहे हो? तो ऐसे ही गुमराह करता है वो। नीड ऑफ द आवर, जैसे नोट एसेंशियल, अब नोट एसेंशियल बोल रहा है तो मतलब वो एसेंशियल होगा, नोट एसेंशियल करके वो कर रहा है। मैं नॉट ऑलवेज, मैं नॉट ऑलवेज, ऐसा करके करेगा। तो ऐसे ना कम से कम 10 से 8 क्वेश्चन है ना जो जहाँ पर ये अप्लाई हो जाते हैं। अब जैसे देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको राइट मानना है, जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक हो, विजन बेस्ड हो, एक्शन प्लान हो, उसका कोई ओरिएंटेड हो, प्रैग्मेटिक हो। ओके, कोई सेंस वाली बात करेगी यार, ये भी कोई सेंस है ऐसा, हाँ ये सेंस है, सेंस है, मतलब सेंस वाली बात करे वो। ओके, सॉल्यूशन बेस्ड हो, टू द पॉइंट बात करे, मतलब कि काम की बात करे, तो वो जो होते हैं वो जनरली सही होते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं मैजिकल वर्ड्स। अब मज़ा आने वाला है आपको, अब ध्यान से सुनना। ये जो मैजिकल वर्ड है ना, ये बहुत वर्क करते हैं, मैं एविडेंस के बेसिस पे दिखाऊंगा, ऐसे ही बात नहीं करूँगा, हवा पे बात नहीं करूँगा। देखो, जब भी बोले कोई भी पैसेज कि गवर्नमेंट है या कोई भी बॉडी है,
वो कैपेबल नहीं है कुछ भी करने के लिए। मतलब कि बोले कि यार हमारी गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकती, या हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकती, इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकती, या कुछ भी चीज़ बोले। मतलब वो बोले ना कि ये चीज़ जो है ये कर नहीं सकती, नॉट कैपेबल, कैपेबल वर्ड यूज़ करे, तो वो जो है ना वो जनरली क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब जैसे देखो इसमें ये यहाँ पे लिखा है नॉट कंपेटेबल, यहाँ पे लिखा है नॉट कंपेटेबल, यहाँ पे लिखा है नॉट कंपेटेबल, यहाँ पे लिखा है नॉट कंपेटेबल। तो देखो कितनी जगह अप्लाई हुई है। अभी तक जहाँ पर भी ये वो यूज़ हुआ है ना, ये स्टेटमेंट को रॉन्ग माना है। तो जब पता चले कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसको लगाना ही क्यों है, समझे। तो ये अप्लाई हो गई। चलो अभी तो रुकिए, अभी और बाकी है। यहाँ पर जब भी बोले कि ये रिड्यूसिंग पॉपुलेशन बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, मतलब कि आपको पॉपुलेशन जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब कि देख रहे हो कितनी फेंक रहा है। पॉपुलेशन को क्यों कम, देखो पॉपुलेशन कम करने का, जो रिड्यूस करने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब यह है कि जो आगे जो हमारी बर्थ रेट है उसको कम कर सकते हैं हम लोग। पॉपुलेशन कम करना मतलब किसी की जान लेना, समझ रहे हो, बस वही चीज़। तो इसी के थ्रू ये देखो कि यहाँ पर लिखा है अर्जेंट नीड टू लिमिट पॉपुलेशन, अर्जेंट नीड टू लिमिट पॉपुलेशन गलत है यहाँ पे। पॉपुलेशन हिंड्रेंस गलत है ये स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो लिमिट द ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट कर दो। यहाँ पर देखो लिखा है कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर लिखा है देखो मस्ट कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल ही कर लो एक तरीके से तो सब कुछ चीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, ये सॉल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, समझ रहे हो, जब भी ये वर्ड लिखे मैजिकल वर्ड्स तो ध्यान रखना। चलो इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्राई कर रहा है, ट्राई टू पुट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्टिकुलर थिंग्स, मतलब कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्टिकुलर बॉडी पे दे रहा है, या कोई भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो थोप रहा है किसी और पर, तो वो स्टेटमेंट में झोल है, समझ जाना, ठीक है। अब जैसे देखो इस वाले स्टेटमेंट में लिखा है 2023 में ही आया था क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रेन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि चिल्ड्रन को बेटर सिटीजन बनाओगे वो आपकी स्कूल का, मतलब एजुकेशन सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे, फिर घर वाले कहाँ गए, मतलब ठीक है, ऐसा है क्या। मतलब फेंकने की भी हद होती है ना, कि कितने अच्छे से फेंकता है ना यूपीएससी, हम लोग को झोल बनाता है, झोल है उसमें मतलब, ठीक है। इसके बाद 2021 का देखो, नॉट इट इज़ नॉट द पीपल बट द सॉवरिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉब्लम ऑफ एनी डोमेन, यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल वर्ड यूज़ करा जा रहा है। इसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल तो रॉन्ग होएगा, रिस्पॉन्सिबल वर्ड देखो कहीं पे कि ये रिस्पॉन्सिबल है तो रॉन्ग होगा। तो चलो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब यूपीएससी कभी भी वर्ड यूज़ करे लाइक रिप्लेस, बैन, तो ये ना रॉन्ग होते हैं, मोस्टली टाइम रॉन्ग होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे शुड रिप्लेस्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड, मतलब कि रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा उसको सिंथेटिक फर्टिलाइजर को, ना भाई ना, हमको समझ में आने लगा है अब। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी द रिप्लेस विद द फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, देखो इसमें भी रिप्लेस की बात कर रहा है, यहाँ पे बैन की बात कर रहा है कि जो वो एंटीबायोटिक्स हैं ऑन एनिमल वो उसको टोटली बैन कर देना चाहिए, मतलब ख़त्म ही कर देना चाहिए, बैन कर दो। अब हमको समझ में आ रही है, धीरे धीरे सारी लैंग्वेज समझ में आ रही है यूपीएससी की, तो अब हमको यूपीएससी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा ना। तो देखो यहाँ पर भी रिप्लेस ही रॉन्ग है। चलो आगे देखते हैं। वर्ड ऑफन, ऑफन जो रहता है वो मोस्टली टाइम करेक्ट होता है, यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन जब हम लोग जीएस में जाते हैं ना वहाँ पर थोड़ा सा ऑफन वर्ड जो है वो रॉन्ग देता है कई बार। तो यहाँ पर तो है ना, यहाँ पर उसने राइट दिया है, एटलीस्ट एविडेंस तो हमें यही बता रहे हैं ना। देखो जिसको भी ये पैसेज नहीं दिख रहा है ना, थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा लो, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैं जितने कम टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें बना पाया हूँ, प्रेजेंटेशन जैसा भी बना पाया मैंने जल्दीबाजी में बना दिया, तो बस मेरे को समझाना था आप लोग को तो मैंने समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर ऑफन लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑफन लिखा है सही है, मे नॉट लिखा है, मे नॉट बी तो ऑफन के साथ लिखा हुआ तो भी सही है, इट्स ऑफन सही है, कैन ऑफन सही है, यहाँ पर ऑफन सही है। देखो ऑल एक्सट्रीम वर्ड जितने भी जहाँ पर भी दिख रहे हो ना वो स्टेटमेंट गलत ही बताता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है।
इसके बाद कहीं पर भी लार्ज स्केल वर्ड देखो, लार्ज स्केल, तो मोस्टली टाइम जो होता है वो इनकरेक्ट ही होता है। जैसे कि लार्ज स्केल, यहाँ पर ओनली वर्ड को भी गलत कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देखो लार्ज स्केल, यहाँ पर भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर देखो लार्ज स्केल, देखो यहाँ पर ना ये रूल वर्क नहीं कर रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पर रूल वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो है उसने इसका आंसर यही दिया हुआ है। ओके, रूल यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो पैसेज पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक दो में अपना रूल फेल भी होता है, चलता है, हम लोग को पूरा नहीं करना है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं सब चीज़ आपको जो है ट्रिक से ही सॉल्व करनी है, नॉलेज कहाँ जाएगा भाई। और इतना तो नॉलेज है ना कि ऊपर पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ ही सकते हो, तो इट्स फाइन, टोटली फाइन। बट भरोसा करो क्योंकि ये PYQ यही बता रहे हैं। इसके बाद ह्यूमंस हैव बीन द मेन रीज़न फॉर द लार्ज स्केल, मतलब वही लार्ज स्केल के लिए है, यहाँ पर भी रॉन्ग है। यहाँ पर भी लार्ज स्केल दिया है, ये भी रॉन्ग है स्टेटमेंट। यहाँ पर भी लार्ज स्केल दिया है, ये भी रॉन्ग है। समझ रहे, समझ में आ रहा है। चलो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, और बताता हूँ। अब जैसे देखो कोई वर्ड देखो, वर्ल्ड वर्ड जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंट्री की बात करे कोई भी स्टेटमेंट, तो वो झोल वाला होगा, समझे, उसमें झोल होगा। यहाँ पर देखो इन्वायरमेंट रिसोर्स आर अनइवली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। इट इज़ द इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो ये गलत होगा, इम्पोर्टेंट एजेंडा नहीं होता है। ये भी अक्रॉस द कंट्री रॉन्ग है। इसमें भी अक्रॉस द लार्ज एरिया, अक्रॉस द कंट्री, देखो यहाँ पर रूल फेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो पैसेज है वो हेल्प करेगा आपको यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड रॉन्ग। तो समझ में आ रहा है, कैसी लग रही है आपको लॉजिक, मज़ा आ रहा होगा आज मैजिकल वर्ड्स जान के। चलो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है। अब देखो कहीं पर भी वर्ड सफिशिएंट देखो तो वो इनकरेक्ट होगा, और कहीं पर भी वर्ड सफिशिएंट इन नेगेटिव टोन में देखो तो वो करेक्ट होगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, फोकस फोकस फोकस। सफिशिएंट वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। अब सफिशिएंट अगर नेगेटिव टोन में है तो वो करेक्ट। अब जैसे देखो यहाँ पर सिर्फ सफिशिएंट लिखा है, मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव, तो यहाँ पर लिखा है सफिशिएंट, तो सफिशिएंट है तो फिर आपका रॉन्ग, समझे। यहाँ पर क्या लिखा है, सफिशिएंट ऑटोनॉमी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा आपका। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट सफिशिएंट, टोन क्या है इसकी, नेगेटिव है सफिशिएंट को लेके, तो ये फिर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव टोन में सफिशिएंट सही हो रहा है, और जो आपका सिर्फ सफिशिएंट लिखा है तो फिर वो इनकरेक्ट है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो 2020 के, यहाँ पर बी ग्रेटली क्रिएट लार्ज नंबर, ओके, तो ये क्या है आपका, लार्ज, ग्रेटली हम लोगों ने देखा था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। इकोनॉमी लिबरलाइजेशन, ये देख लो आप। इसके बाद ये जो है क्रिएट सफिशिएंट, सफिशिएंट हमने देखा था कि रॉन्ग होता है, तो फिर आपका ये आंसर निकल जाएगा। नॉर मेड सफिशिएंट मतलब कि नेगेटिव टोन में बोल रहा है तो आपका सही होगा। यहाँ पर डज नॉट नर्चर द सफिशिएंट, तो मतलब नेगेटिव टोन में, तो सही होगा। फाइंड सफिशिएंट तो मतलब ये रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है सफिशिएंट की वैल्यू। तो ये वीडियो इज़ सफिशिएंट फॉर यू, नॉट सफिशिएंट फॉर यू, और आने वाली है वीडियोस। ऐसा नहीं है, देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो ये सफिशिएंट है। मेरे पास जितने भी लॉजिक्स हैं वो सारे मैंने इतने दे दिए हैं, और मिलेंगे तो फिर अब वो प्रीलिम्स के बाद अब टाइम भी नहीं बचा ना आपका, इतना ही प्रैक्टिस करिए। अभी तो मुझे इतने ही मिले हैं, देखा जाएगा बाकी फ्यूचर में। तो ये थे हमारे लॉजिक्स और एलिमिनेशन। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला बताइएगा। दोस्तों को भी शेयर करिए, जो लोग एक एक दो दो मार्क्स से रुक रहे हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन सही नहीं हो पा रहे हैं, उनको ना इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। और जो एक्सट्रीम वर्ड हैं वो एक्सट्रीम वर्ड कहीं पर भी देखो तो उनको जो है आप बिल्कुल अप्लाई करूँ, और अगर जीएस के लॉजिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।